हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अवर ऑनलाइन क्लास। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हमने पायरॉल के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शंस जो है नेमिंग रिएक्शंस उनको स्टडी किया था। नाउ आज की क्लास में हम एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरॉल्स कंसीडर करेंगे। ओके, देखिए ये पायरॉल का सिंपल स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन है, सारे के सारे एलिमेंट्स का sp2, कार्बन का भी sp2 है और नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जब हम पायरॉल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें देखने में क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन है, उसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और एक भी पाई बॉन्ड्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक भी पाई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स एक भी सिग्मा पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, तो हम ये डिस्कस कर चुके थे कि पायरॉल का जो ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एलाइलिक सिस्टम के साथ में क्या हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है और फर्दर यहाँ पे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलती है। क्लियर, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और इस डीलोकलाइजेशन के कारण ही हमारा जो पायरॉल था वो कैसा था, एरोमेटिक कंपाउंड था, एरोमेटिक कंपाउंड था। दैट मीन्स जो 4n+2 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो हमें यहाँ से मिल रहा है। देखो फर्स्ट ये रहा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब नाइट्रोजन के लोन पर यूटिलाइज होंगे डीलोकलाइजेशन में तभी गेन होगा। ठीक है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक बार फिर से लिख लेते हैं अपन, देन आगे देखते हैं। ठीक है, पायरॉल का स्ट्रक्चर रेजोनेट करेगा। देखो ये पायरॉल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर क्या आ जाएंगे, इन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में लोन पेयर मूव करेंगे। जैसे ये लोन पेयर का मूवमेंट इस तरह से होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, दिस वन कार्बन के ऊपर। नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड ये नंबर 5। नंबर 3 कार्बन के पास में कैसा आ गया, नंबर 3 कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर जनरेट हो जाएगा। कब, जब नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज होंगे। देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ठीक है, देन ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद में इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, कार्बन नंबर 3 के पास में। इसके पास चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये एज इट इज है, तो ये एज इट इज बना देते हैं। ठीक है, नाउ देखिए जिस तरह से हमें यहाँ पे एलाइलिक टाइप का सिस्टम मिला था उसी तरह से हमें यहाँ पे भी एक और एलाइलिक टाइप का सिस्टम मिल रहा है। यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगेन ये जो लोन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इस बॉन्ड की तरफ डीलोकलाइज होंगे और जो ये बॉन्ड है हमारा, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, कार्बन नंबर 5 के पास में। तो हमें कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेगी, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गए और इस बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन के पास में आ गए। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया वापस कार्बन के पास में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इन तीनों स्ट्रक्चर से हमें क्या पता लग रहा है कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, इसी डीलोकलाइजेशन के कारण, इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है उसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन के पास में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये नाइट्रोजन का क्या है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है और जहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा बन जाएगा आपका, sp2 टाइप का। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे और 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, 1, 2 और 3, 1 डबल एंड 1 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और कार्बन के तो sp2 है ही, जो हमें पहले वाले स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा था। क्लियर, तो इसके मतलब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो सारे ही एलिमेंट्स हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे और है कि जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, देखो एक बॉन्ड तो ये पहले से बना रखा है, एक बॉन्ड ये पहले से, यानी कि 3 बॉन्ड पहले से बन रखे हैं और एक बॉन्ड ये डबल बॉन्ड और बन गया। तो नाइट्रोजन के पास में क्या 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, तो हम कहेंगे नहीं होती है। दैट मीन्स नाइट्रोजन के पास में चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
अगेन ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरैक्ट हो सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अगेन डीलोकलाइजेशन होगा और ये चार्ज न्यूट्रलाइजेशन को प्रोसीड करेंगे, क्लियर। तो अब हमने क्या देखा, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दैट मीन्स ये पूरी होल जो पायरोल रिंग है वो कैसे, किसके रूप में एक्ट करेगी, एज ए NU माइनस एक्ट करेगी, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे अटैक हम किसका करवा सकते हैं, अटैक किसका करवा सकते हैं, E+ का, क्लियर। E+ का अटैक करवा सकते हैं इस पूरी रिंग के ऊपर, क्लियर। अच्छा, एक चीज और आती है इसके अंदर, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइकल्स के अंदर हमने देखा था पिरिडीन। पिरिडीन भी एक हेटेरोसाइकिल है, 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल है। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, पायरोल। पिरिडीन हो गया, पायरोल हो गया, पिप्रिडीन हो गया, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी हमने कंपाउंड्स देखे हैं उसकी क्या स्पेसिफिसिटी होती है कि इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक टाइप का नेचर होता है, बेसिक टाइप का नेचर होता है। कौन से टाइप के बेस होते हैं ये लोग, ये होते हैं लेविस बेस, लेविस बेसेस होते हैं, ठीक है। लेविस बेसेस है, दैट मीन्स अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। पिरिडीन हो गया, पिप्रिडीन हो गया, इनके सबके पास में क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं प्रेजेंट, इसलिए ये क्या करते हैं, अच्छे बेस एज ए गुड बेसिस यूज किए जाते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है, और बेसिक प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो पायरोल का स्ट्रक्चर है उसके लोन पेयर क्या हो रहे हैं, उसकी जो पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो होल रिंग सिस्टम के साथ में डीलोकलाइज्ड हो रही है। होल रिंग सिस्टम में डीलोकलाइज्ड होने की वजह से यहाँ पे जो पायरोल का बेसिसिटी है, पायरोल की जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स ये इतना बेसिक नहीं होता है जितना कि नाइट्रोजन कंटेनिंग अनदर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इसकी Kb की जो वैल्यू है वो होती है 2.5 × 10⁻⁻14, 2.5 × 10⁻⁻14, ओके। ये इतना बेसिक नहीं होता है जितना कि अनदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि नाइट्रोजन जो है उसके जो लोन पेयर है वो पूरी रिंग के अंदर डीलोकलाइज होते रहते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एक्ट एज अ बेस, ठीक है। तो बेस के रूप में एक्ट नहीं करता है, लेकिन क्योंकि पूरी रिंग के अंदर दो जगह पे कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 के अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसकी वजह से ये रिंग स्ट्रक्चर क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है, ठीक है, क्लियर। अब आप कहेंगे सिग्निफिकेंस दीजिए कि क्यों ये बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। लोन पेयर तो इसके पास में, इस स्ट्रक्चर के पास में अभी भी प्रेजेंट है, लोन पेयर कहीं गए थोड़ी ना है, तो ये इस तरह से देखो रिएक्शन कर सकता है। हम इसी स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं एक बार, ठीक है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को नहीं ले रहे, इसी स्ट्रक्चर को लेते हुए चलते हैं। अगर ये बेस है, अगर ये बेस है तो किससे रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ में, दैट मीन्स H+ के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। H+ की क्या टेंडेंसी है कि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को ले लेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर किसके पास चले जाएंगे, H+ के पास में। जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर H+ के पास में जाएंगे, ये एक बॉन्ड पहले से बना हुआ था, नाइट्रोजन के लोन पेयर किसके पास चले गए, H+ के पास में, तो प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के लोन पेयर क्योंकि H+ के पास में चले, हाइड्रोजन के पास चले गए हैं, तो नाइट्रोजन के पास में चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब अगर ये बेसिसिटी को शो करे तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए डीलोकलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है, देखो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। ये क्या है, अलाइलिक टाइप का सिस्टम हो गया, अलाइलिक टाइप का सिस्टम हो गया, ये है ना, ऐसा सिस्टम है ना, ये अलाइलिक टाइप का सिस्टम हो गया, तो डीलोकलाइजेशन तो पॉसिबल है, लेकिन एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, है ना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है इसके पास में, 1 2 3 4, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो 4n टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। पहले ये क्या था,
बेस की सिचुएशन, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर रिएक्टेंट की सिचुएशन के अंदर ये क्या था, एरोमेटिक। जैसे इसने एसिड से रिएक्शन करी, ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है या एंटी एरोमेटिक, तो सबको पता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, एंटी एरोमेटिक तो लीस्ट स्टेबल होता है, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन पाया जाता है इसके अंदर ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में सिस्टम क्योंकि एंटी एरोमेटिक हुआ जा रहा है, इसलिए ये एसिडिटी यानी कि ये एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, दैट मीन्स ये एज ए बेस एक्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं कि ये तो हमें पता चल गया ना कि ये एज ए NU माइनस एक्ट करता है, दैट मीन्स हम रिएक्टिविटी किसके साथ करवा सकते हैं, E प्लस के साथ में करवा सकते हैं इसकी रिएक्शन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E प्लस यहाँ पे कौन एक्ट करेगा, कौन सा कार्बन जो है एज ए E प्लस एक्ट करेगा, दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कौन सा कार्बन जो है वो E प्लस से रिएक्शन करेगा। तो हमने देखा है पायरॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कि C3 और C5 कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, दैट मीन्स E प्लस का अटैक कहाँ होगा, C3 एंड C5 पे। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या प्रूव है, तो प्रूव देख लेते हैं। यहाँ पे हम अटैक करवा के देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अटैक करवा के देख लेते हैं। ये हमारा पायरॉल का स्ट्रक्चर है सिंपल। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं पहले तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अटैक करवाएंगे E प्लस का। हम फर्स्ट अटैक करवा रहे हैं E प्लस का कार्बन नंबर 5 पे। ठीक है, कार्बन नंबर 5 पे E प्लस का अटैक करवा रहे हैं। जैसे ही कार्बन नंबर 5 पे E प्लस का अटैक होगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, जैसे E प्लस का अटैक होगा ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका E प्लस, सॉरी लोन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा E प्लस है, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 से बॉन्डिंग कर दी। ठीक है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर, रिएक्शन हो गई है। देखो अगर आपको ये भी नहीं पता चला है कि कैसे प्लस माइनस ऐड हुआ है, तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा एज ए माइनस और प्लस के फॉर्म में, माइनस और प्लस के बीच में बॉन्डिंग हो गई। कार्बन नंबर 4 के पास में कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यही तो किया है मैंने, है ना। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ये जो E प्लस को अटैक कराने के बाद में जो इंटरमीडिएट बना है, उस इंटरमीडिएट को देखिए। ये इंटरमीडिएट कैसा है, देखो अलाइलिक टाइप का कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। क्लियर, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो पा रहा है आराम से, तो आगे फर्दर ये डीलोकलाइज हो जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज बना है E प्लस के अटैक होने के बाद में, वो क्या हो पा रहा है, डीलोकलाइज हो पा रहा है। इसी डीलोकलाइजेशन से ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, स्टेबलाइज होगी। दैट मीन्स E प्लस का C5 के ऊपर अटैक पॉसिबल है और स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो यहाँ पे पायरॉल रिंग के ऊपर यहाँ पे जो H प्लस लगा होता है, वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। देखो ये वाला जो कार्बन है ये तो sp3 हो गया, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसी स्ट्रक्चर में बताती हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन तो होता रहेगा, यानी कि पूरी रिंग के पास में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ऐसे ऐसे पूरी रिंग के पास में पॉजिटिव चार्ज, यानी कि C2 C3 C4 C5 पूरी रिंग के पास में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट वापस चार्ज न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा, तो ये जो आपके हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे और H प्लस के रूप में ये मूव कर जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऐसे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, फर्दर रिएक्शंस के अंदर भी हम इस सेकंड स्टेप को स्टडी करेंगे। पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका होगा कि क्यों C5 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो फिजिबल होता है। नेक्स्ट हम करते हैं E प्लस का इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं कार्बन नंबर 4 के पास। ठीक है,
तो जैसे ही कार्बन नंबर 4 के पास में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे किसी भी तरीके का एलाइलिक स्टेबलाइजेशन जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके का एलाइलिक स्टेबलाइजेशन जनरेट नहीं हो रहा है, कोई भी तरीके की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें नहीं देखने को मिल रही है। दैट मीन्स C4 कार्बन के ऊपर अटैक जो है वो फिजिबल नहीं है। गॉट इट। अच्छा, एलाइलिक टाइप का स्टेबलाइजेशन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। देखिए वो पॉसिबिलिटी क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स। एक पॉसिबिलिटी हमें क्या दिख रही है यहाँ पे, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, करा के देख लेते हैं। जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर इसको स्टेबलाइज करवाएंगे, हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, ये स्ट्रक्चर मिलेगा। क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास में अगेन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन के पास में कैसा चार्ज आ रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और क्योंकि नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अच्छा इसके फर्दर कोई अपने को डिलोकलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन अपने पास में पॉजिटिव चार्ज को अटेन नहीं करना चाहेगा। दैट मीन्स ओवरऑल ये जो रिएक्शन है E+ की कार्बन नंबर 4 के ऊपर वो फिजिबल नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं कार्बन नंबर 3 की तरफ। कार्बन नंबर 3 से जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो हमें कौन सी स्ट्रक्चर्स मिलेगी, तो ये हमारा कार्बन नंबर 3 है। कार्बन नंबर 3 से जब हम करवाते हैं अटैक इलेक्ट्रोफाइल का, ये बॉन्ड एज इट इज है। कार्बन नंबर 3 पे जैसे अटैक करवाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो जो कार्बन नंबर 2 की सिचुएशन थी वो यहाँ पे, कार्बन नंबर 5 की जो सिचुएशन थी वो कार्बन नंबर 2 की सिचुएशन के वापस रिपीट हो रही है कार्बन नंबर 2 के साथ में। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, केवल वही इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। कोई भी लोन पेयर मतलब ये जो एलाइलिक टाइप का स्टेबलाइजेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर। तो कार्बन नंबर 5 की तरह ये भी कार्बन नंबर 2 भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। कार्बन नंबर 3 भी जो है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी जब अपन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो ये जो अटैक है ये फिजिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में पॉसिबिलिटी क्या है, कार्बन नंबर 2 के पास में अटैक करवा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम कार्बन नंबर 2 के पास में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे, हमें क्या सिचुएशन मिलेगी, देखते हैं। कार्बन नंबर 2 के पास में जब हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे, ये कार्बन नंबर 2 है हमारा, E+ का अटैक करवा रहे हैं कार्बन नंबर 2 के पास में, ठीक है। जैसे ही कार्बन नंबर 2 के पास मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊंगी, इसके बाजू वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगेन हमारे पास में जो कार्बन नंबर 5 की सिचुएशन थी वो सिचुएशन वापस अराइज हो रही है। यहाँ पे अगेन मुझे क्या मिल रहा है, एलाइलिक टाइप का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, और इस स्टेबलाइजेशन से हमें अगेन अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है। क्लियर। अगेन हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रही है, और हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड से, कि ये जो हमारा देखो ये वापस लोन पेयर यहाँ पे जा सकता है और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास में आ जाएगा, ठीक है। तो जो लोन पेयर वाला स्टेबलाइजेशन हमें हर एक सिचुएशन के अंदर देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर इसके पास चले जाएंगे तो नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा मिलेगा,
कि जब हम E+ का अटैक करवा रहे हैं कार्बन नंबर 2 पे, तो कार्बन नंबर 5 के भांति कार्बन नंबर 5 के जैसे ही पूरी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन। तो हमने क्या देखा, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मोर स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो हमारी पायरॉल रिंग है उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो कौन से कार्बन पे होगा, कार्बन नंबर 2 पे एंड कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 2 पे एंड कार्बन नंबर 5 पे। क्लियर हुआ सबको? कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 पे क्यों होगा? कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नहीं बना पा रहे हैं, केवल एक लोन पेयर से स्टेबलाइजेशन हो रहा है जो कि इन कार्बन नंबर 2 पे भी हो रहा है, कार्बन नंबर 5 पे भी हो रहा है। लेकिन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 पे किसी भी तरीके का अलाइलिक टाइप का स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे शो होगी वो कौन से कार्बन पे होगी, कार्बन नंबर 5 पे एंड कार्बन नंबर 2 पे। क्लियर? तो हमने आज की क्लास में क्या स्टडी किया, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पायरॉल सिस्टम एंड इट्स रिएक्टिविटी। यानी कि पायरॉल जो है वो अच्छे बेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टी है इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं करता। दूसरी हमने क्या देखा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर